हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वंडरफुल। तो देखिए, आज के जो हमारे लेक्चर का ना एसेंस यही है कि हमारा आंसर है ना जीएस के आंसर से टोटली डिफरेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी सब्सटैंशियल विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरेटिकल डायमेंशन। अगर आप अपने आंसर के अंदर थ्योरी नहीं डालोगे ना, सो योर आंसर इज मिसिंग अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स। और यही चीजें हैं जो आपके आंसर के लिए, आपके आंसर में सब्सटेंस लेके आती है, दैट इज थ्योरी। सेकेंड थिंग इज कीवर्ड्स, और उसके बाद में फिर आते हैं कहीं जाके स्कॉलर्स। अब हम लोग क्या गलती कर रहे होते हैं, हम स्कॉलर्स को ही उठा के ठूस रहे होते हैं आंसर के अंदर, एंड वी आर थिंकिंग वी रोट वंडरफुल आंसर्स। यही मिस्टेक है। अगर आप क्लियरली थ्योरी को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो आपके आंसर के अंदर, यू आर मिसिंग अ लॉट। ओके, सिर्फ थिंकर्स लिख देने से और कुछ हद तक कीवर्ड लिख देने से भी आपका काम प्रॉपर नहीं होगा जब तक आप थ्योरी लेके नहीं आओगे आपके आंसर के अंदर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तीन चीज गांठ बांध लो, थ्योरी डालनी मेरे को आंसर के अंदर, कीवर्ड्स डालूंगा, और उसके बाद में स्कॉलर्स में डाल सकता हूं। फाइन, ये बात आपको बहुत ही काम आने वाली है आपकी आंसर राइटिंग के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई फॉरेन पॉलिसी के है ना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं, दो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको समझने हैं यहाँ पे। फाइन, और उसको फिर अप्लाई करना है आपके आंसर्स के अंदर। सो पहली चीज क्या है, अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। जो हमारी आईआर की अप्रोचेस है ना, वो भी यहाँ पे काम आने वाली है आपके पेपर 2 के पार्ट बी में, वो आपको अप्लाई करनी है क्लियरली। अब यहाँ पे हम फॉरेन पॉलिसी के डायमेंशन में जब हमको उसको यूज कर रहे हैं, ये समझ लो हम कैसे यूज करेंगे। तो जो भी ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, जो भी जिस ब्रॉडर फ्रेमवर्क में पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे होते हैं, उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका जो तरीका है आईआर के पूरे इकोसिस्टम को देखने का, उसको हम इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से समझेंगे कि भाई जो डिसीजन ले रहे हैं और उस डिसीजन के अंदर उन किन वैल्यूज का प्रेफरेंस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाइंग विद दिस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं यहाँ पे, और क्योंकि ये सारे के सारे फ्रेमवर्क मैंने अलग अलग राजदूत सीरीज के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूं, यू कैन वॉच देयर। लेकिन यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जो भी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को कैसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दे आर फोकसिंग ऑन सिक्योरिटी, ओके, इफ दे आर फोकसिंग ऑन पावर enhancement, okay, self help, military capacity, power capacity building, okay, if they are focusing on that कि भाई हमको इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करना है, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी अदर थिंग्स, इस पे ही हम प्राइमरी फोकस कर रहे हैं, इट रिफ्लेक्ट्स योर रियलिस्ट अप्रोच और न्यू रियलिस्ट अप्रोच। समझो आप, अगर फॉरेन पॉलिसी मेकर्स इफ दे आर फोकसिंग ऑन ट्रेड रिलेशंस, if they are focusing on some kind of liberalization in visa relaxation and all those things, so they are focusing on neoliberal tendencies। अगर वो institutions के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, if they are having their faith in institutions and international order, so it reflects liberal institutionalism। so ये चीजें हैं, ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं उनका थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन क्या है। दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट। ये डायमेंशन आपको समझनी है। ये डायमेंशन जो दूसरी है जहां पे अप्रोचेस टू स्टडी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, ये दिखाया कि जब डिसीजन ले लिया इन लोगों ने, ये तो है इनका ओरिएंटेशन, हाउ दे आर लुकिंग एट द थिंग्स एंड हाउ दे आर प्रपोजिंग थिंग्स। लेकिन जब ये डिसीजन ले लेते हैं, उस डिसीजन की स्क्रूटनी हम इन अप्रोचेस से हम कर सकते हैं। अब वो कैसे, ये आप समझ लीजिए, ये आपको आंसर में लिखने हैं। देखो, एक बात गांठ बांध लो, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं डालनी आपको आंसर के अंदर, थ्योरी लेडन नहीं करना है उस आंसर को, लेकिन थ्योरी डालनी बहुत जरूरी है वहां पे। जैसे ही ये वर्ड्स चमकेंगे वहां पे आपके आंसर के अंदर, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज है, बच्चे को पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरीज हैं उसकी समझ है, एंड इट इज गोइंग टू टेल द एग्जामिनर कि भाई इसके पास वो अंडरस्टैंडिंग है विच इज आई एम आस्किंग। तो यहाँ पे जब रैशनल एक्टर मॉडल आप लिखोगे आपके आंसर में, जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करोगे कि भाई अगर हमने किसी भी डिसीजन को देखा, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को देखा, फॉर एग्जांपल वी स्टार्टेड इंगेजिंग विद पाकिस्तान, तो वो डिसीजन जो हमने लिया उसका बेसिस क्या था, वो उस डिसीजन पे हम कैसे पहुंचे,
तो सिर्फ आप एक ही लाइन लिखो कि भाई देखो रैशनल एक्टर मॉडल ये कहता है दैट वी वट एवर डिसीजन वी टुक इट वाज बेसिस ऑन द अवेलेबल available choices which are based on certain factual informations. Fine. तो वो डिसीजन दिखा रहा है कि इट इज रैशनल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ available choices we are having with the help of empirical evidences. तो ये डायमेंशन सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है. As per this particular model, the foreign policy makers took this particular decision. सिर्फ एक लाइन. आप वो लाइन कब लिखोगे? जब आपको इनकी समझ होगी, जब आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और जब आपको इसके एग्जाम्पल्स क्लियरली पता होंगे, तभी आप इन डायमेंशन को लिख सकते हो. करना कुछ नहीं है, इनका बेसिक पता होना चाहिए आपको. एक एक लाइन आपको इसके ऊपर लिखनी है, और किस जगह पे आंसर लिखनी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वो आपको समझना है, एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस, जिसके लिए हम आंसर राइटिंग के हमारे डिफरेंट कोर्सेज भी हैं. वी आर गोइंग टू यूज दोज थिंग्स, कीवर्ड्स, थ्योरीज एंड स्कॉलर्स इन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. अब देखो यहाँ पे हम जैसे रैशनल एक्टर मॉडल समझा, वैसे ही इंक्रीमेंटल मॉडल. अब इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने कोई डिसीजन लिया, हम डिसीजन ले रहे हैं, हमने एक डिसीजन लिया, नहीं लिया सब्सटेंशियली. एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं. फॉर एग्जाम्पल यूएस ने क्या किया? टैरिफ बढ़ा दिए. फाइन, 100% टैरिफ बढ़ा दिया हमारे ऊपर. अब यहाँ पे हमारी अप्रोच रहेगी, जिसको हम वेट एंड वॉच ही बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि भाई आप लोग रशिया से आपके ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल खत्म कर दो, वहां से क्रूड ऑयल लो ही मत, नहीं तो हम लोग आप पे सैंक्शन लगा देंगे, और या फिर हम लोग टैरिफ बढ़ा देंगे आपके ऊपर. सो नाउ व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट डिक्रीजिंग इट बिट बाय बिट. आपने एकदम कोई डिसीजन नहीं लिया है. अब ये इंक्रीमेंटल मॉडल ये कहता है कि भाई कई बार आपके पास चॉइसेस इतनी लिमिटेड होती हैं, सो यू डोंट टेक ए पर्टिकुलर स्टैंड, आप इंक्रीमेंटली डिसीजन लेते हो उसके अंदर. फाइन, आपको लिखना सिर्फ वही है दैट फॉरेन पॉलिसी मेकर्स दे टुक स्टैंड एज पर इंक्रीमेंटल मॉडल विच सेज दैट we are taking decision in incremental manner because we are not having much choices to make, and we are not capable of taking such kind of concrete stand in those circumstances. तो इसलिए हमने वो डिसीजन लिया. So this is how you have to back your statement with help of these theoretical dimension. इतना ही करना है, सारा खेल यही है. सिर्फ एक चीज उठानी है आपको, और वो अप्लाई करनी है वहां के अपने आंसर के अंदर. बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. इसके शॉर्ट नोट्स बना के यू कैन यूज इट, लेकिन करना पड़ेगा आंसर के अंदर, वरना कितने ही पढ़ते रहो, आपका आंसर और जीएस का आंसर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग दिस डायमेंशन इन योर आंसर. एनीवे, नाउ हियर कम्स द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मॉडल. अब इसके अंदर दो डायमेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल और ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स मॉडल. अब यहाँ पे कोई भी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन जो पहले लिए गए या फिर अभी लिए जा रहे हैं, अब क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, पीएमओ के ऊपर क्वेश्चन आ गया डिसीजन मेकिंग में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पे क्वेश्चन आ गया आपका. सो उस सिचुएशन में आप लिख सकते हो कि देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस आर बीइंग फॉलोड इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड विच रिफ्लेक्ट देयर रोबस्ट डिसीजन मेकिंग. तो ये सिर्फ आपको यही मेंशन करना है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है और इससे रिलेटेड थिंगर को लिखना है, तब आपके आंसर में सब्सटेंस आ जाएगा. बस इतना ही खेल है दोस्तों. अब ये ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स मॉडल, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कई बार क्वेश्चन आया है कि भाई पीएमओ इतना स्ट्रांग हो गया है, सो द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज लूजिंग इट्स चार्म, समथिंग लाइक दैट. अगर मान लो कोई कंपैरेटिव एनालिसिस आ गया आपको दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, तब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स मॉडल कि आपस में ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी पॉलिटिक्स चलती है कि भाई हम कहीं हमारा कभी डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारा रोल कम ना हो जाए. सो दे प्लेस दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. सो दिस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यू कैन मेंशन इन योर आंसर. ये बात है. नाउ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड बिलीफ सिस्टम मॉडल्स. अब यहाँ पे जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन ऐसा ही नहीं कि सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे आप ले रहे हो. एक पर्टिकुलर थ्योरेटिकल डायमेंशन है बाउंडेड रैशनैलिटी करके, उसके अंदर ये होता है कि रैशनैलिटी के भी मतलब कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनसे बियॉन्ड आप डिसीजन नहीं ले सकते हो. आप अब इतना डाटा है आपके पास में, और डाटा के बाद उस डाटा के बेसिस के ऊपर आपको रैशनल डिसीजन ले रहे हो, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन बिलीफ सिस्टम
विच आर डीपली इम्बेडेड इन यू, यू कैन नॉट इग्नोर दोज थिंग्स। कुछ एक चीज़ें होती हैं, कुछ एक हमारे वैल्यू सिस्टम ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाटा तो हमारे पास में आ गया दैट वी मस्ट इनिशिएट ट्रेड डायलॉग्स विद पाकिस्तान, और हमें हमें उनके साथ में पीस ट्रीटीज करनी चाहिए। ये डाटा हमको ये इंडिकेशन दे रहा है। बट अगेन, इफ यू सी पाकिस्तान एज ए एडवर्सरी, आप उस दुश्मन की तरह देख रहे हो इतने सदियों से, so you cannot change that belief system overnight. So this reflect that kind of belief system and models. Now group think model. अब group think model के अंदर क्या होता है, that whenever decision are being taken as per this particular model, ये ऐसा कह रहा है कि ग्रुप के अंदर एक पर्टिकुलर बायसनेस होती है। वो कुछ छोटा सा ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे नेहरू, और नेहरू के कुछ एक लाइक एडवाइजर्स थे, दे यूज्ड टू टेक डिसीजंस, और उनके डिसीजन यूनानिमस होते थे, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। अब इस पर्टिकुलर मॉडल की खामी यही होती है दैट देयर डिसीजंस आर यूनानिमस, और जो डाइवर्सिटी उसके अंदर होती नहीं है। सो उसके अंदर सिर्फ 2-3 लोगों के ही डायमेंशन फ्लरिश करते हैं, और जो डिसेंट होती है उसको दबा दिया जाता है, या फिर डिसेंट जो चाहता है कि मेरी बात को सुना जाए वो बोलता ही नहीं है। तो चापलूसी वाली बात यहाँ पे हो जाती है। तो ग्रुप थिंक मॉडल भी आप अपने आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो मेरा सारा एसेंस यही है आपको बताने का कि भाई देखो, ये थ्योरेटिकल डायमेंशंस हैं, और ये आपको मेंशन करनी पड़ेंगी आपके आंसर के अंदर। 2-3 लाइन के अंदर आप लिख के इन पर्टिकुलर चीजों को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। सिर्फ इतना ही करना है आपको आपके आंसर के इंट्रोडक्शन के अंदर और कंक्लूजन के अंदर। वे फॉरवर्ड के अंदर आपको लिखना हो तो ये लिख सकते हो, वी शुड अवॉइड ग्रुप थिंक मॉडल which is just reflect the biasness of the key actors in foreign policy decision making. तो ये चीजें ऐसे कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, बॉडी में तो फिर आप जो आईआर के आंसर लिख रहे हो, कुछ फैक्ट्स लिख दिया आपने, या फिर कुछ स्कॉलर्स का कुछ एक नाम लिख दिया, स्कॉलर्स की कुछ डायमेंशन लिख दी, वो चलेगा। फाइनल वर्ड, अगर मार्क्स अच्छे लेने हैं तो यू सपोज टू राइट थ्योरी, you supposed to write keywords in your answer, and you supposed to write some kind of views from scholars. यही है। और इसके बाद घुमा फिरा के मैं कुछ बात करता रहूँ, उसका कोई लॉजिक है नहीं। यही चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एकदम से चीज़ें नहीं होंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे इनको समझ जाओगे, इनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, आंसर के अंदर यूज करोगे, बार बार देखोगे कहाँ पे उसको अकोमोडेट करना था व्यू पॉइंट, और धीरे धीरे करके एक दिन वंडरफुल आंसर लिखोगे। ये मेरी गारंटी है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।